वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी पढ़ाई ईमानदारी से अब स्टार्ट कर दी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर एक ऐसा सब्जेक्ट कवर अप कर रहे हैं जिसको सुनने मात्र से आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं करना है, ज़्यादा कुछ आपको इसमें रटना नहीं है, ज़्यादा कुछ फॉर्मूले कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके आसपास ना होती हो और जो रोज़ आप ना देखते हो। वही चीज़ यहाँ पर आपको केवल सुननी है और सुन के अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वहाँ पर कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है, बहुत इजी है और अच्छे मार्क्स इसमें आप अचीव कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट है, जो हम इसके लिए 2 मार्क्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर आए हैं, वो आज हम उसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहाँ पर जाकर आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस सब्जेक्ट से हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। वन शूट वीडियो भी आपको यूनिट वाइज मिल जाएगी। टॉपिक वाइज आप पढ़ना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज भी आपको वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो भाग नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को एक स्ट्रॉन्ग नेस दे सकें, जिससे कि वो एग्ज़ाम हॉल में जब पेपर को सॉल्व करें तो कहीं पे भी उनको ऐसा ना लगे कि हमारा कुछ भी तैयार नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो यही यहाँ पर पूछा गया है, नेम द कंपोनेंट्स एंड द सेगमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। देखिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं, लेकिन बच्चा क्या है, बच्चे ने अगर ये क्वेश्चंस याद किया हुआ है तो वो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखने की कोशिश करेगा। पहले एनवायरनमेंट एक्सप्लेन करेगा, फिर उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेगा, फिर सेगमेंट्स को एक्सप्लेन करेगा। भाई ऐसे टाइम ही वेस्ट होगा, नंबर आपको 2 ही मिलेंगे। तो सिंपल इज दैट, आप एनवायरनमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके कंपोनेंट्स पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो नेम पूछा है उसने, केवल नेम द कंपोनेंट्स एंड एज वेल एज द सेगमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एनवायरनमेंट को समझते हैं। एनवायरनमेंट जनरली क्या होता है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब एनवायरनमेंट हैं और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर या एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक साइकिल की फॉर्म में अपना काम कर रही हैं, वही एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस दैट अफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। मतलब अर्थ पर, यानी कि जो हमारे आसपास हमारे चारों तरफ जो भी है अर्थ पर, वो आपका एनवायरनमेंट है और वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को या अदर स्पेसीज की लाइफ को अफेक्ट करता हो, तो वो सब एनवायरनमेंट में आता है। इट्स लाइक ए बिग पजल विद मैनी पीसेस वर्किंग टुगेदर। मतलब ये एक बड़ी पजल के जैसा है, जिसमें हर एक पीस एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है और वो वर्क कर रहा है दूसरे के साथ कनेक्ट होकर। हियर इज ए ब्रेक डाउन। जैसे एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इमेजिन ए लार्ज फिश बाउल। फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लिया कि एक बहुत बड़ा फिश बाउल है, जिसमें कुछ भी अगर है तो वो सब एनवायरनमेंट है। जैसे उसके एवरीथिंग इनसाइड दैट बाउल इंक्लूडिंग द फिश, फिश उसमें है, वाटर उसमें है, रॉक उसमें है, प्लांट उसमें है, तो वो सब पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट में आ जाता है। ठीक है, आई होप एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आपको बहुत इजी लैंग्वेज में क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम उनको कैटेगराइज्ड कर दें, उनको डिवाइड कर दें, तो 2 ही आपके कंपोनेंट्स मिलते हैं। एक लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग थिंग्स, जिनको हम बायोटिक बोल देते हैं, जिनके अंदर जान होती है, और दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग, जिनको हम अबायोटिक कंपोनेंट्स बोल देते हैं, जो आपके जिनके अंदर जान नहीं होती, मतलब जो सांस नहीं लेते। जैसे आपका लकड़ी हो गई है ना, तो जैसे आपका वाटर हो गया है, जैसे आपकी एयर हो गई है, तो दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में आपका जैसे हम आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगी, एनिमल्स आ जाएंगे, वर्ड्स आ जाएंगी। ठीक है, तो दीज ऑल आर द लिविंग थिंग्स। तो ये आपके कंपोनेंट्स हो जाते हैं। अब सेगमेंट की बात कर लेते हैं। तो 3 सेगमेंट्स होते हैं सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट में। बेसिकली लैंड हो गया,
वाटर हो गया और एयर हो गया। तो दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इतना बस आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी एक्सप्लेन आपको नहीं करना है। पता चला आप लिविंग थिंग्स में बायोटिक एक्सप्लेन करने लग गए, नॉन लिविंग थिंग में अबायोटिक आप एक्सप्लेन करने लग गए, फिर उनके टाइप्स भी एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, गधे वाली तरह मंडे पड़े हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन को आपने 20 मिनट दे दी है ना, और एक बच्चा 2 नंबर में, यानी कि जो 20 मिनट में आपने ये क्वेश्चन कराया उसने सेक्शन ए ही खत्म कर लिया पूरा, है ना। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको एनालाइज करके टाइम को भी मैनेज करके आपको एग्जाम हॉल में चलना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। डिफाइन द टर्म प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको ज़्यादा राम कथा नहीं लिखनी है, जितना आपसे पूछा गया है ओवरव्यू आपको देना है। सबसे पहले इकोलॉजी क्या होता है वो आप यहाँ पर बता देंगे, प्रोड्यूसर के बारे में बता देंगे, एक लाइन में कंज्यूमर के बारे में बता देंगे और डिकम्पोजर के बारे में बता देंगे, इनफ है। तो चलिए इकोलॉजी के बारे में अगर हम देखें तो इकोलॉजी क्या होती है, एक स्टडी है किसकी, रिलेशनशिप की, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो एनवायरनमेंट में हैं और चीज़ें उनके बीच में जो रिलेशन है उनको स्टडी करना ही इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का, जैसे कि लिविंग थिंग्स में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर की फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर देते हैं, जो उसने पूछा भी है आगे, है ना। तो इनके बीच में एक रिलेशन जो है वो उसकी स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं, जो खाना बनाते हैं अपना स्वयं, जैसे प्लांट्स हो गए। कंज्यूमर जो खाना अपना प्रोड्यूसर्स से कंज्यूम करते हैं, ईट प्रोड्यूसर्स और अदर कंज्यूमर्स, जैसे कि एनिमल्स हो गए। और डिकम्पोजर वो होते हैं जो डेड बॉडी को, डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करके उसको फिर जो न्यूट्रिशन उसके होते हैं वो साइक्लिंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि कंप्लीट साइकिल को पूरा कर देते हैं, ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिज्म, जैसे फंगी और बैक्टीरियाज। तो दीज आर कॉल्ड द डिकम्पोजर्स। मतलब अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपको, तो ये आपके प्रोड्यूसर्स हो गए जो खाना बना रहे हैं, ये स्वयं अपने आप खाना बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, है ना। कंज्यूमर्स अपना खाना लेने के लिए डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पर, एज वेल एज कंज्यूमर्स पर भी डिपेंड होते हैं, जिनको हम शाकाहारी बोल देते हैं, मांसाहारी बोल देते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका कंज्यूमर हो गया है। और फिर लास्ट में आता है डीकम्पोजर, है ना। डीकम्पोजर्स जब ये डेड हो जाते हैं, चाहे आप कंज्यूमर की बात कर लीजिए, चाहे आप प्रोड्यूसर्स की बात कर लीजिए, तो उनको ब्रेक डाउन करके उनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से लैंड में, वाटर में रिसाइकल करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो आपके डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। इतना आपको लिखना है और ये 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो जनरली अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, सीधी लैंग्वेज में ये कहना है कि हमें जो रिसोर्सेज मिले हुए हैं उन रिसोर्सेज का अपने लिए तो यूज़ करना ही करना है, और ये भी हमें ध्यान रखना है कि फ्यूचर में वो ख़त्म ना हो। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो लिखेंगे क्या आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज फाइंडिंग वे टू मीट आवर नीड्स टुडे विदाउट हार्मिंग। मतलब हमारी जो आज में नीड हैं उनको पूरा करना, लेकिन उनको पूरे करने में हमें हार्म नहीं पहुंचाना है किसी भी चीज़ को। द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। लेकिन मतलब हार्म नहीं पहुंचाने का मतलब क्या हुआ कि वो जो सोर्सेज हैं, वो जो रिसोर्सेज हैं, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहें, उनकी नीड्स भी उनसे पूरी हो। दैट्स कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन आपको नहीं करना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। डिस्कस ब्रीफली पॉन्ड इकोसिस्टम। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, बिग बाउल का, है ना, उसमें जिसमें फिश थी आपकी, उसमें ही आपके छोटे छोटे पत्थर थे, उसमें ही आपकी क्या कहते हैं पेड़्स, आपने कुछ प्लांट्स लगा रखे थे वहाँ पर, तो वो सब जो है वो एक पॉन्ड इकोसिस्टम में आ जाता है ना। तो पॉन्ड इकोसिस्टम क्या हो गया, वाटर से रिलेटेड, यानी कि एक पॉन्ड इकोसिस्टम इज सेल्फ कंटेन्ड फ्रेश वाटर सिस्टम वेयर प्लांट्स, जिनको प्रोड्यूसर बोलेंगे, टर्न सनलाइट इनटू द एनर्जी,
जो कि सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फीडिंग एनिमल्स जिनको हम कंज्यूमर बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और फिर उन प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं एनिमल्स यानी कि कंज्यूमर्स लाइक फिश एंड द इंसेक्ट्स, जो कि उस पॉन्ड में या उस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, है ना। देन फाइनली डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन करते हैं उनकी डेथ ऑर्गेनिज्म को, चाहे आपका प्लांट हो चाहे आपका एनिमल हो, ठीक है, और रिसाइकलिंग कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को फॉर द इकोसिस्टम टू थ्राइव। मतलब यानी कि इकोसिस्टम की जो साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए वो ब्रेक डाउन करके उनके डेड ऑर्गेनिज्म को रिसाइकलिंग कर देते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये आपका पॉन्ड इकोसिस्टम हो जाता है। किस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट इज फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्या होता है, हाउ इट कॉज्ड, ये कैसे होता है, एंड स्टेट इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स। तो जनरली फ्लोरोसिस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एक कॉस्मेटिक स्थिति होती है जब ज़्यादा फ्लोराइड का सेवन कर लिया जाता है। मतलब जनरली जब छोटे बच्चे होते हैं तो 8 साल में के लगभग ये आपकी समस्या होती है, देखने को मिलती है, जब बच्चे में जो परमानेंट टीथ होते हैं वो आना स्टार्ट होते हैं या आ रहे होते हैं। तो जब बच्चा अगर ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड का सेवन कर लेता है तब ये फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, उनमें देखने को मिलती है। फ्लोरोसिस के कारण होता क्या है कि दांतों पर सफ़ेद या भूरे कलर के धब्बे आ जाते हैं, है ना, जिसको हम धब्बेदार इनेमिल भी कह सकते हैं, ठीक है। दांतों में छोटे छोटे गड्ढे भी हो जाते हैं, दांतों का पीलापन भी होने लगता है, दांतों पर सफ़ेद, पीले, भूरे, काले रंग के या धारीदार धब्बे देखने को मिल जाते हैं। ये आपका फ्लोरोसिस होता है, यानी कि फ्लोराइड के ज़्यादा सेवन करने से आपका ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आप कैसे इसको लिखेंगे, फ्लोरोसिस इज ए कॉस्मेटिक इशू कॉज्ड बाय द एक्सेसिव फ्लोराइड इनटेक ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। बचपन में अगर हमने फ्लोराइड की अधिक मात्रा ले ली है तो ये आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। वाइल टीथ्स आर डेवलपिंग, जब छोटे बच्चे के जो परमानेंट टीथ होते हैं वो डेवलप हो रहे हों, इट कैन कॉज वाइट स्पॉट और स्ट्रैक्स ऑन द टीथ, है ना। टू प्रिवेंट इट यूज एज appropriate toothpaste and monitor fluoride water intake स्पेशली फॉर द यंग चिल्ड्रंस। मतलब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें अच्छे टूथपेस्ट का यूज करना है जिससे कि हम इस समस्या से बच सकें। और जनरली जो बच्चे होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें इसको बेसिकली आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आप समझ गए होंगे। और जो फ्लोराइड होता है उसका सेवन बहुत कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ना करें बच्चे, इसका भी हमें ध्यान रखना है। उससे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस समस्या से बच सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, नेम द गैसेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैसेज रेस्पॉन्सिबल हैं वो यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जनरली ये ग्लोबल वार्मिंग होता है कि जो सन से लाइट आ रही है वो हमारे अर्थ सरफेस को गर्म कर रही है और रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है वो, है ना। तो लेकिन उस एनवायरनमेंट में हमारे इस तरीके से गैसेस की एक लेयर बन जाती है कि वो रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है, जो रिफ्लेक्टेड हीट है, उसको पास नहीं होने देती, वापस नहीं जाने देती। तो वो आपका ग्लोबल वार्मिंग, मतलब उस वजह से, क्योंकि वो पास नहीं हो रहा है रिफ्लेक्ट होकर हीट, वो हमारे अर्थ के सरफेस को, कि अर्थ का जो सरफेस है उसके टेम्परेचर को डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। दैट्स कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर हुआ। तो कैसे आप इसको लिखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर। अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में जो इंक्रीज हो रहा है वही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, मेनली कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये किस वजह से हो रही है, ये हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। जो आप बाइक चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, है ना, तो उनमें जो फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं उसके बर्निंग से एक जो धुआं या गैस निकल रही है, दैट्स द कार्बन डाइऑक्साइड। उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस, जिसको नाम दिया गया है, और भी गैसेस इसमें इंक्लूड होती हैं, लेकिन इनकी वजह से एक लेयर, एक परत अर्थ सरफेस के आसपास
इकट्ठा हो जाती है, तो जैसे ही सनलाइट अर्थ के सरफेस पर गिरती है, अगर मैं इस तरीके से बताऊं, ये सपोज अर्थ है और ये ग्रीन हाउस गैसेज ने यहाँ पर एक लेयर क्रिएट कर दी है और इधर सन से लाइट आ रही है ऐसे, ठीक है। तो और जब ये लाइट यहाँ पर सरफेस पर टकराई तो ये क्या होती है, इसको गर्म करेगी, क्योंकि लाइट सनलाइट क्या होती है, गर्म होती हैं, और ये इसको टकराकर जब वापस जा रही होती हैं तो ये इनको वापस नहीं जाने देता, ये ग्रीन हाउस गैस में ही यहाँ पर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर जो हीट वापस होनी थी रिफ्लेक्ट होकर, वो हीट यहीं पर रहती है, और जिस वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि व्हाट इज द एनवायरमेंटल एजुकेशन, हाउ इट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, कैसे ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है। तो उसके लिए सबसे पहले एनवायरमेंट एजुकेशन क्यों जरूरी है या फिर क्या नीड थी इसकी, वो हम समझ लेते हैं। तो 80% अगर मैं इसका मोटिव बताऊं तो वो ये था कि एनवायरमेंट को सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना, और वो किस कारण या कैसे कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअली हर एक पर्सन को क्या कर दें, अवेयर कर दें फॉर प्रिवेंट द या फॉर प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल एजुकेशन होती है कि आप एनवायरमेंट को कैसे सही रख सकते हैं इंडिविजुअली, कैसे आप किसी भी हर एक पर्सन को अवेयर कर सकते हैं इसके बारे में, और हाउ इट कैन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को कैसे ये प्रोटेक्ट कर रही है। जब इंडिविजुअली अवेयर हो जाएंगे सब तो वो एनवायरमेंट को अपने आप प्रोटेक्ट कर लेंगे। कुछ रूल्स बना दिए गए हैं गवर्नमेंट की वजह से, इस तरीके से हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो लिखेंगे कैसे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन इज लर्निंग प्रोसेस दैट एनहेंस द अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल इशूज, इकोसिस्टम, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। मतलब एनवायरमेंट एजुकेशन का एक एनवायरमेंटल एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनहेंस करते हैं अवेयरनेस को एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर, इकोसिस्टम को लेकर, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको लेकर, है ना। इट कैन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट बाय एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू मेक द इन्फॉर्म्ड चॉइस, promote conservation efforts, encourage sustainable behavior, and inspire collective action towards the environmental protection and restoration, है ना। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर पाते हैं ड्यू टू द एनवायरमेंटल एजुकेशन अपने एनवायरमेंट को। क्लियर हुआ। मतलब जब तक हमें इस प्रोसेस यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन की बिना यही नहीं पता चलेगा कि एनवायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो हम फिर उसको कैसे हम अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो इसलिए पहले वो चीज़ पढ़ाई जा रही है, फिर जब इंडिविजुअली वो पढ़ लेगा तो दैट मीन्स इंडिविजुअल पर्सन क्या हो गया है, अवेयर हो गया है उन प्रॉब्लम्स के बारे में। तो देन अब आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आज का वीडियो लेक्चर था, पार्ट नंबर 4 EBS के शॉर्ट क्वेश्चंस का। आपको कैसा लगा वीडियो, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, बेहिचक आप वहाँ पर लिख सकते हैं। कहीं पे कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसी वीडियो के रिगार्डिंग मैं नहीं कहता हूँ, जब भी आप कोई भी वीडियो चैनल पर देखें तो आप उसके अगेंस्ट कैसी वीडियो लगी या फिर आपको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम लगी, क्या चीज़ समझ में नहीं आए, कोई सजेशन आपका है जिससे कि और बेहतर तरीके से हम मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सकें, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो वो ज़रूर आप मेंशन करें, किसी क्वेश्चन में कोई गलती हो गई है वो ज़रूर आप मेंशन करें, कि ताकि और बच्चों का लॉस ना हो अगर आप वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने सोशल अकाउंट्स पर, जिससे कि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को एक अच्छी डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके की पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब आप पढ़ाई में किस तरीके से आपको टाइम टेबल अरेंज करना है, कैसे आपको सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है, अगर इस तरीके की कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो 8273708952 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द व्हाट्सएप, थ्रू द कॉल, थ्रू द टेक्स्ट मैसेज, जैसे आप चाहें वैसे आप हमसे बात कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस श्रृंखला के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।